चला हम तो मैं पहले अपना परिचय वगैरह दे दूं। जी ठीक है। जी 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 ठीक है। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं अभिनव श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इनोवेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से शिक्षा जगत अपने ढर्रे पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने इन प्रयासों में सामूहिक रूप से पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने प्रयास जारी रखें। यूपीएसआई के लिए मैं आपको मूल विधि जैसे विषय के साथ चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ कि ये विषय कोई परंपरागत विषय नहीं है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी चीज़ यह भी है कि इस विषय को पढ़ने के लिए हमें इस विषय से जुड़े कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझने और जानने की आवश्यकता है। वो मूलभूत सिद्धांत जो काफ़ी कुछ भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं और 1857 की क्रांति के बाद 1862 में जिस तरह से इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता प्रकाश में आई, तब से लेकर अब तक के लगभग 150 सालों के इतिहास में इसमें बार बार परिवर्तन के प्रस्ताव लाए गए, लेकिन ये परिवर्तन अभी हो नहीं पाए हैं, जो कि बहुत प्रासंगिक हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस विषय को पढ़ने से पहले हमें इसके मूल सिद्धांतों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। जैसे जब कोई फिल्म हम देखते हैं तो फिल्म कितनी रुचिकर है, फिल्म के बारे में हमें ये पता उसके ट्रेलर्स, उसके एडवर्टाइजमेंट से चलता है। और जब तक हम ट्रेलर नहीं देखते हैं हमें ये नहीं पता चल पाता कि फिल्म की मूल विषय वस्तु क्या है। तो हमारी आज की क्लास मूल विधि के उसी मूल विषय वस्तु को समझने के आधारित है। जैसा मैंने आपसे कहा, मूल विधि यही है हमारा विषय। देखिए, मूल विधि को बड़े तौर पर जब हम बात करते हैं, विधि शब्द कहीं आ जाता है तो विधि के लिए हम अंग्रेजी में जो शब्द तय करते हैं वो शब्द है लॉ, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम इस शब्द को कानून भी कहते हैं। जैसा कि हमारे संविधान में एक धारा है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 14, ये बताता है विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में या विधियों के समान संरक्षण के बारे में। दोनों बातें हम कह सकते हैं। अनुच्छेद 14 जो विधियों के समान संरक्षण की बात करता है या विधि के समक्ष समता की बात करता है, इसका मूल अर्थ यह हुआ कि कानून के लिए सभी लोग क्या हैं, बराबर है। जैसा कि आपने देखा, कानून के लिए सभी बराबर है, तो ये चीज हम अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने परिवेश में भी देखते रहते हैं कि कैसे कानून के लिए सभी लोग, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई बड़ा और न ही कोई छोटा। यानी आप यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक आम आदमी कानून की नजर में दोषी या निर्दोष साबित होता है और इस आधार पर उसके ऊपर न्यायिक कार्यवाही की जाती है, इस प्रकार कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी, कोई राजनेता, कोई भी व्यक्ति हो, इन पूरी परिस्थितियों में वह व्यक्ति भी कानून से किसी भी प्रकार के विशेष संरक्षण का अधिकारी नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया, विधि के समक्ष समता की बात, यही हमारे मूल विधि का मूल आधार है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा सा विगत वर्षों में इस विषय से जो प्रश्न संबंधित यूपीएसआई की परीक्षाओं में आए हैं, उन प्रश्नों पर नजर रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज कि इस विषय से पूछे गए प्रश्नों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है केस स्टडी के क्वेश्चन। केस स्टडी मतलब आपको किसी परिस्थिति विशेष में रख करके आपसे उसके बारे में सवाल किया जा सकता है। जैसे इन केस आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके द्वारा
किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है, किसी भी व्यक्ति की कोई क्षति कारित होती है, जैसे यहां मैंने एक शब्द प्रयोग किया, क्षति कारित होना। यहां पर सवाल इस विषय की अपनी स्पेसिफिक शब्दावली का भी है। अगर इसकी शब्दावली या इससे जुड़े हुए शब्दों के बारे में आपकी समझ में कमी रहेगी तो भी आप इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले मूल प्रश्नों की विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस विषय को जानने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप सभी लोग इसकी शब्दावलियों को बेहतर ढंग से समझें, बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि मैंने यहां विधि के समक्ष समता की बात की, 16वीं 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं, कानून विशेषज्ञ थे जिनका नाम था डायसी। इनके द्वारा विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रतिपादन किया गया और आगे चल करके हमारे देश में जब इंडियन पेनल कोड लागू हुआ तो इसी विधि के समक्ष समता को हमने उसकी भी आधार वस्तु बनाया और आगे चल करके हमारे संविधान में जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग चलते हैं, हमारी पूरी राजनीतिक प्रणाली संचालित होती है, उसमें भी इसे यानी कि डायसी के विधि के समक्ष समता के अधिकार को हमारी जुडिशरी में बहुत महत्व दिया जाता है, हमारी न्यायपालिका में बहुत महत्व दिया जाता है। मैं अब एक नए सिरे से इस विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा। शुरू से शून्य पर आते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग राज्य की अवधारणा से तो अच्छी तरह से परिचित हैं। राज्य यानी कि स्टेट। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे संविधान में कहीं भी देश के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। यहां इसकी संकल्पना राज्य के ही आधार पर की गई है और एक राज्य का जो अस्तित्व है यह बाकी कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का अपना स्वयं का भूभाग होना चाहिए, यानी लैंड। तीसरी चीज, अगर राज्य है उसका अपना भूभाग है तो फिर वहां पर जनता के द्वारा चुनी गई एक सरकार भी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ही है जो कि व्यवस्था का प्रतिपादन करती है। और सबसे बड़ी चीज जो इसकी सबसे कह सकते हैं कि मूर्त विशेषता है वो है इसकी संप्रभुता। संप्रभुता को दोस्तों हम लोग सोवरेनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं, यानी संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी देश का उसकी सभी भौगोलिक एवं राजनैतिक सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के संबंध में दी जाने वाली स्वतंत्रता। मूल रूप से यह स्वतंत्रता किसी देश या राज्य को देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह राज्य स्वयं संप्रभुता की अवधारणा के साथ ही निर्मित होता है। अगर इन चारों में से कोई भी तत्व नहीं है तो फिर हम राज्य की अवधारणा को पूरा नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और हम जोड़ लेते हैं और वो है वहां की जनता, क्योंकि भूभाग, जनता, संप्रभुता और सरकार, ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर के राज्य की अवधारणा पूरी होती है। और हर राज्य का जो संचालन होता है, हर राज्य की जो व्यवस्था होती है, जैसे भारत की अगर बात की जाए तो हमारे देश में मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था लागू है। कैसी व्यवस्था? इसे हम संवैधानिक व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है नाम से हम जानते हैं इसे। मैं इसके आगे आपकी बात रखना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको राज्य के संबंध में बताया, ध्यान दें, मैंने आपसे कहा राज्य, इसके मैंने कुछ भाग निर्धारित किए जिनमें पहली चीज आपको बताई गई क्या? जनता। दूसरी चीज इसमें आती है सरकार। तीसरी चीज है उसका अपना भूभाग और चौथी चीज है संप्रभुता। इन चारों चीजों का प्रबंधन हम राज्य के अंतर्गत करते हैं और इस व्यवस्था को हम संवैधानिक व्यवस्था भी कहते हैं। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था मूल रूप से 3 अलग अलग स्तंभों पर आधारित है, जिसे हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं।
यानी लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड ज्यूडिशियरी, ये 3 अलग अलग नाम हैं। इसमें से विधायिका का काम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है विधि का निर्माण करना, यानी कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करना, जबकि इन दोनों के कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मूल कर्तव्य या दायित्व प्रारंभ होता है हमारी ज्यूडिशरी यानी कि न्यायपालिका का। सबसे बड़ी चीज बेटा कि हमारी न्यायपालिका, जैसा मैंने आपको बताया, ज्यूडिशरी ये देखने में फेडरल लगती है, लगता है कि ये एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन मूल रूप से कई बार हम इसे संघीय देखते हैं। ये अपने स्वरूप में संघीय दिखाई तो देता है, लेकिन ये संघीय होता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये संघीय होता है या दिखाई देता है, देश की सभी अगर न्यायपालिकाओं की बात की जाए तो देश की सभी न्यायपालिकाएं कहीं ना कहीं किस पर आधारित हैं, किसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर चलती हैं, तो हम पाते हैं कि ये सब कुछ हमारी न्यायपालिका द्वारा तय की गई व्यवस्था पर संचालित होती हैं, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था पर। देखिए बेटा, सन 1860 की बात मैं कर रहा हूं, वर्ष है 1860, 1 जनवरी 1860 को हमारी भारतीय दंड संहिता ये प्रकाश में आई, जिसे हम आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो हमें इसके इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। जब सन 1833 का चार्टर एक्ट आया, आप सभी जानते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसकी धारा संख्या 40 में पहली बार इस बात का उल्लेख किया गया कि कैसे, यानी फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा संख्या 40 में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि भारत में यहां विधि निर्माण के लिए एक विधि आयोग का होना बहुत आवश्यक है, और इस बात पर अमल किया गया सन 1834 में, 1834 में। ध्यान दीजिएगा, 1834 में 3 लोग, मिलेट, और एक नाम आता है आपका, मूल रूप से 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं उस मूल व्यक्ति का नाम ले लूं जिसको हम इसके लिए जानते हैं, और वो है लॉर्ड मैकाले। इस आयोग को हम लॉर्ड मैकाले द्वारा गठित विधि आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लॉर्ड मैकाले द्वारा गठित विधि आयोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का गठन सन 1834 में किया, जिसमें उनका सहयोग उनके अतिरिक्त अन्य 3 लोगों ने किया। मैं उनके नाम भी आगे आपसे डिस्कस करूंगा, और यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वह भी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है। उन तीनों के नामों का उल्लेख कूट आधारित प्रश्न के रूप में आपके सामने रख किया जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने 1833 के चार्टर एक्ट की धारा संख्या 40 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सन 1834 में गठन किया किसका? विधि आयोग का। और इस विधि आयोग ने 1860 में प्रस्तुत किया इंडियन पेनल कोड को। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, आपको भी इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि यदि 1834 में ही विधि आयोग का गठन हो गया, तो फिर हमारी भारतीय दंड संहिता को निर्मित होने में 1860 यानी बीच का इतना लंबा अंतराल क्यों लगा, इतना लंबा समय क्यों लगा? तो हमें एक बार 1857 की क्रांति पर भी नजर डाल देनी चाहिए। अगर हम 1857 की क्रांति और उसके कारणों की बात करें, तो आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति, जो कि एक तरह से सैन्य विद्रोह का नाम हम उसे देते तो जरूर हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक लंबे औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में नियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा
अपने जिन हितों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार भारतीयों का आर्थिक और सामाजिक तथा मानसिक शोषण किया गया, इस शोषण के विरुद्ध ये उठने वाली आवाज थी। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मंच था जो कि चाहे अनचाहे ऐसी व्यवस्था के रूप में सामने आया जिसने अंग्रेजों को ये यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि अगर उन्होंने हाल ही में या जल्दी से जल्दी अपनी नीतियों को नहीं बदला तो बहुत लंबे समय तक भारत में उन्हें अपने पैर जमाए रखना मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही इसी हड़बड़ाहट या इसी जल्दबाजी में सन 1860 में प्रकाश में आता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, अगर हम अपने और पुराने प्राचीन भारतीय इतिहास पर भी नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, यानी न्याय प्रणाली की जो मैं बात कर रहा हूं, कहीं न कहीं मनुस्मृति और चाणक्य यानी कौटिल्य, या आप उन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, इनके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी एक न्याय प्रणाली का विस्तृत उल्लेख किया गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कहीं किसी भी देश में, किसी भी शासन प्रणाली में यदि व्यक्तियों को अधिकार दिए जाएं और उन अधिकारों को किसी विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करने की कोशिश न की जाए तो बहुत मुश्किल है कि वह व्यक्ति अपने उन अधिकारों का दुरुपयोग न करे। इस बात की संभावना बहुत कम होती है। इसी वजह से हमने या हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की आवश्यकता समझी कि क्यों ना हम व्यक्ति को यदि अधिकार दे रहे हैं तो उन अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति में व्यक्ति को दंडित करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और यह व्यवस्था हमारे सामने विधि आयोग या लॉ कमीशन के रूप आती है। दोस्तों, यह विषय सुनने में, देखने में और जब आप इसके प्रश्नों को देखते होंगे तो बहुत हद तक आपको यह काफी कठिन लगता होगा। आप शायद ऐसा महसूस भी करते होंगे कि इस विषय के प्रश्न तब तक समझे नहीं जा सकते जब तक कि इनका नियमित अध्ययन न किया जाए, जब तक इसका विस्तृत अध्ययन न किया जाए। लेकिन अगर विगत वर्षों में इस विषय से पूछे गए प्रश्नों को देखा जाए, उनकी प्रकृति को देखा जाए और साथ साथ उनकी संख्या को भी हम देखें तो हम पाएंगे कि ये तीनों ही चीजें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि हमें सुनियोजित और सीमित विषय वस्तु को ही पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन मैं आने वाली परीक्षाओं के संबंध में कोई पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकता कि यह संख्या बहुत कम ही होगी। इसलिए ऐसा कोई भी पूर्वाग्रह न पाले कि यह संख्या कम या ज्यादा होगी। हाँ, बशर्ते यह हो सकता है कि प्रश्नों की जो प्रकृति आपसे पिछले प्रश्न पत्रों में पूछी गई है, आगामी प्रश्न पत्रों में या परीक्षाओं में इसी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्न काफी कुछ उसी नेचर या उसी प्रकृति के हों। इस कारण के लिए भी या इस कारण से भी मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को पढ़ते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी या किसी भी तरह की घबराहट में ना रहें। मैं आपको एक निश्चित सीमित मैं इस विषय की 30 अलग अलग कक्षाएं दूंगा। प्रत्येक कक्षा 1 घंटे की होगी और हर बार हम इस विषय में पूछे गए कुल 511 अलग अलग धाराओं पर दिए गए कंडीशनल क्वेश्चंस पर चर्चा भी करेंगे। अलग अलग अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड, उनकी प्रकृति और साथ साथ उन अपराधों के पीछे के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम वर्तमान परिवेश अपने समाज में देखते हैं तो जिस प्रकार से अनिश्चितता का माहौल हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जिस तरह से हमारी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से स्थगित हैं, कहीं ना कहीं हम इसे वापस पुराने ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां एक राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हित और उसकी संप्रभुता से कहीं ज्यादा ऊंचे और बड़े हैं, ऐसे में इस बात की उम्मीद करना कि एक देश किसी अन्य देश के हितों की सुरक्षा को ज्यादा महत्व देगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत हमारे भारतीय दंड संहिता में अगर धाराओं की संख्या करें, इसकी बात करें, तो यहां पर इनकी संख्या करीब करीब 511 हो जाती है। स्वाभाविक है कि इन 511 धाराओं से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए हमें यह भी जानना है कि किस प्रकार के अपराधों से किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने विगत वर्षों में आए हैं और उनके आने की संभावना कितनी अधिक है। इस आधार पर अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि एक प्रख्यात दंड शास्त्री डॉक्टर B.K. सेन, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर B.K. सेन ने साफ शब्दों में कहा है
कि भारत जैसे देश के लिए जहां पर विधायिका का काम विधि निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम बनाए गए विधि के अनुसार शासन व्यवस्था को संचालित करना है, और न्यायपालिका का कार्य किसी भी अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्तियों को, संस्थाओं को जवाबदेही के लिए सुनिश्चित करना है। ये तीनों के अलग अलग कार्य सुनिश्चित हैं, तय हैं। इसमें से जो हमारी न्यायपालिका है दोस्तों, ये पूरी की पूरी भारतीय दंड संहिता इसी न्यायपालिका, उसे दिए गए अधिकार, उसकी कार्यप्रणाली, इस पर ही आधारित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और विषय वस्तु पर आपसे बात करूंगा। जैसा मैंने आपसे अभी अभी कहा, विधि का शासन, जिसे हमने नाम दिया रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। और जैसा मैंने आपको बताया, विधि से आशय क्या है बेटा? तो विधि से आशय है कानून। कानून यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सुनियोजित पूर्व निर्धारित व्यवस्था का अनुसरण करने के बजाय लीक से हटकर अलग और एक प्रकार से कह सकते हैं आप गैर कानूनी ढंग से किसी कार्य को पूरा करता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, स्वयं को लाभ पहुंचाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के हितों की अनदेखी करके उसे हानि पहुंचाता है, जीवन के समक्ष या उसके जीवन के अधिकार के लिए समस्या पैदा करता है, खतरा पैदा करता है, तो इन सभी कंडीशंस में वह व्यक्ति कानून के द्वारा दंड पाने का अधिकारी है। हमारे देश में अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट को भी कंसल्ट करते हुए चलें, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसे आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। यह संस्था हमारे देश में अलग अलग प्रांतों, राज्यों या समग्र रूप से पूरे देश के लिए अपराध और उससे जुड़े आंकड़े जारी करती है। इसके द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगर हम अपने ही प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी होने वाले अपराधों की संख्या में हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के रहते अपराधों में पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कमी आई है। लेकिन हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अखबारों में आने वाले या राजनेताओं के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत जैसे देश में अगर हम अपराधों की बात करें तो अपराधों को कई हिस्सों में रेखांकित किया जा सकता है, जिनमें से व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे अपराध, जिन्हें सफेद पोश अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, या आप कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की बात कही जाए, सबके लिए एक सुनिश्चित दंड का प्रावधान है, जिसका उल्लेख हम आईपीसी में देखते हैं। कुछ छात्र आईपीसी के साथ सीआरपीसी को लेकर के भी परेशान रहते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि हम इन दोनों को साथ ही देखते हैं। लेकिन मुझे यह बताने में खुशी होगी कि आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, वो अधिकांश प्रश्न इंडियन पेनल कोड पर आधारित होते हैं, ना कि सीआरपीसी पर। हम सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। यानी जहां आईपीसी किसी अपराध और उस अपराध की प्रकृति को रेखांकित करती है, बताती है कि कौन सा अपराध आईपीसी के तहत किस धारा के अंतर्गत आएगा, वहीं पर आपका सीआरपीसी ये आपराधिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। आपराधिक प्रक्रिया का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति अगर कॉन्विक्टेड है, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, आरोपित है, तो कोई भी आरोपित व्यक्ति, उसके समक्ष क्या विकल्प होते हैं, वह किस प्रकार अपने द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में
अपनी बेगुनाही के सबूत दे सकता है, उसके सामने क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे वो बच सकता है, ये सभी प्रावधान आप दंड प्रक्रिया संहिता में देखते हैं। तो आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति वो कहीं से भी दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़ती नहीं दिखाई देती। उसका ज्यादा संबंध इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता से है। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमारे देश में जो हमारी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो संघीय है। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि भारत, हम अगर अपनी बात करें तो हम राज्यों का संघ है। इंडिया जो है शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यह हमारे संविधान में दी गई एक पंक्ति है, एक लाइन है, जिसका अर्थ यह हुआ कि भारत का जो स्वरूप है वो सभी राज्यों का एकीकृत स्वरूप है, जिसमें से अलग होने की आजादी किसी भी राज्य को नहीं है। तो चूंकि अगर राज्य को अलग होने की आजादी नहीं है, तो इसका यह भी मतलब हुआ कि राज्य का निवासी भी उस देश में विधि द्वारा निर्मित एक व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा, एक निर्धारित व्यवस्था के अधीन आएगा, और कभी भी यदि वह उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसे इसके लिए दंड का भागी बनना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिलेट, मैक्लिओड और एंडरसन, ये तीन नाम आपसे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पूछे जाने की संभावना है। कारण यह है, यह पूछा भी जा चुका है कि लॉर्ड मैकाले को हम विधि आयोग का जनक या अध्यक्ष दोनों मानते हैं। कौन से विधि आयोग का? पहले विधि आयोग का। तो उस विधि आयोग में क्या लॉर्ड मैकाले अकेले सदस्य थे? जी नहीं, लॉर्ड मैकाले इस विधि आयोग के अकेले सदस्य नहीं थे, बल्कि उनके अलावा इसमें तीन अन्य सदस्य भी थे, जिनमें से पहले का नाम मिलेट, दूसरे व्यक्ति मैक्लिओड और तीसरे व्यक्ति का नाम था एंडरसन। चूंकि ये तीन अलग अलग लोग हैं और मूल सदस्य के रूप में हम लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इन तीन सहयोगियों की मदद से उन्होंने भारतीय दंड संहिता का स्वरूप तैयार किया। और इस भारतीय दंड संहिता को उस समय यानी तत्कालीन वायसरॉय के रूप में भारत में अपना पद धारण कर चुके व्यक्ति, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इनका? लॉर्ड कैनिंग। इनके द्वारा जब भारतीय दंड संहिता को मान्यता प्रदान कर दी गई, तब जाकर के सन 1862 में यह कानून के रूप में सामने आया और तब से यह हमारे देश में संचालित है। अगर यहां यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता को लॉर्ड कैनिंग के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, तो इसका जवाब होगा बेटा सन 1860 में प्रस्तुत किया गया, जबकि इसे मान्यता मिली और यह लागू हुआ सन 1862 में। सन 1862 से लेकर अगर हम वर्तमान वर्ष की बात करें यानी 2020 में, तो यहां एक सवाल और आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि 1862 का कानून और अब सन 2020 है, तो कहीं ना कहीं हम 150 साल से भी आगे निकल चुके हैं तब से और अब तक। तो क्या ये 150 साल पुराना कानून और उसमें दी गई व्यवस्थाएं, अलग अलग अपराधों के लिए सुनिश्चित किए गए दंड, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक दंड हो, वाक दंड हो, चेतावनी हो, मृत्यु दंड हो, या फिर वह आजीवन कारावास का, कठिन या सश्रम कारावास का प्रावधान हो, इनमें से कोई भी व्यवस्था तब तक प्रभावी और कार्यान्वित नहीं होगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति जिसे दंडित किया जा रहा है उसका अपराध प्रमाणित ना हो जाए। हमारे यहां हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध साबित ना हो जाए। आप इस बात से भी वाकिफ हैं दोस्तों कि हमारे संविधान में एक व्यवस्था है जिसे हम लोग आर्टिकल 32 के अंतर्गत रखते हैं, अनुच्छेद संख्या 32 के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार।
यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये संवैधानिक उपचार, ये पूरी तरह से ये अधिकार निहित है हमारी न्यायपालिका में। और शायद इसी संवैधानिक उपचार के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने की भी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। मैं अपनी पिछले 15 मिनट की चर्चा से आपके दिमाग में बस यह बात बैठा देना चाहता हूं कि इस विषय का कोई भी स्वतंत्र स्वरूप नहीं है, बल्कि यह विषय आपके संविधान में दी गई व्यवस्था से ही उपजा हुआ है। हमारे संविधान में जिस प्रकार सभी प्रकार के प्रावधानों को जोड़ा गया, बहुत लंबे अंतराल, सालों की चर्चा और विशद, आप कह सकते हैं गहन विमर्श के बाद जिस प्रकार हमारे संविधान ने अपना स्वरूप ग्रहण किया और अब तक चला आ रहा है, उसके द्वारा दी गई हमारी जो व्यवस्था है वो भारतीय दंड संहिता से काफी मिलती जुलती है। लेकिन हमारी भारतीय दंड संहिता जो अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक 150 सालों का सफर कर चुकी है, क्या यह वर्तमान में प्रासंगिक है? इस बात पर ध्यान दिलाते हुए मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा शब्द का, जिसे हम लोग ARC के नाम से जानते हैं। ARC का मतलब होता है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी, इसे बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। और इस प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा समय समय पर भारतीय दंड संहिता में वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से संशोधन की अनुशंसा की गई है। लेकिन कहीं से भी अभी तक हमारे इस 150 साल पुराने कानून में संशोधन का कोई भी प्रावधान जोड़ा नहीं गया है। यानी आप यह मान करके चल सकते हैं कि यह दी गई व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक रूप से हमारे आपके लिए चर्चा का विषय है। अगर हम इसे व्यवहारिक और सामाजिक रूप से देखें ये कितनी प्रासंगिक है, तो हम पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दी गई कई कानून यूं तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होते, और इसी में दिए गए कई ऐसे भी प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल किया तो जाता है, लेकिन संबंधित जो दोषी व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसके प्रति वो कानून कोई बहुत कठोर दंड का प्रावधान नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मैं बलवा जैसे या फिर सामाजिक शांति को भंग करने जैसे अपराधों की अगर बात करूं, तो इन सब अपराधों के लिए सिर्फ आंशिक रूप से अर्थदंड का ही प्रावधान है। अगर हम आर्थिक रूप से केवल आर्थिक दंड दे करके इस प्रकार के अपराधों को रोकने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और सिर्फ ये मेरा मानना नहीं, बल्कि और बहुत से संविधान विशेषज्ञ, कई कानून विशेषज्ञ, कई हमारे दंडाधिकारी और दंड शास्त्री विशेषज्ञ जो भी हमारे हैं, वो लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन या संशोधन किए जाने की जरूरत है। यहां एक चीज और देखने की आवश्यकता है कि मिलेट, मैक्लियार्ड और एंडरसन ने मैकाले की अध्यक्षता में जिस विधि आयोग का गठन किया, वह विधि आयोग एक्चुअल में करता क्या था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विधि का अर्थ होता है कानून, और आयोग स्वाभाविक है कि कानून बनाता है। लेकिन अगर हम देखें तो आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि विधि आयोग का काम भी कानून बनाना है और हमारी विधायिका का भी काम कानून बनाना है, तो क्या इन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट या पारस्परिक टकराव की स्थिति नहीं बनती होगी? तो यहां यह समझ लेना पड़ेगा बेटा कि हमारी जो विधायिका है, इसके द्वारा जो निर्मित कानून है वह एक देश अथवा राज्य को संचालित करते हैं। लेकिन जब हम अपने विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं, तो विधि आयोग या लॉ कमीशन द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण राज्य की सभी व्यवस्थाओं के संचालन से संबंधित नहीं होते, बल्कि विधि आयोग के द्वारा दिए गए या बनाए गए जो कानून होते हैं, ये केवल किसी अपराध के संबंध में, किसी भी ऐसे कृत्य के संबंध में जो हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के सम्मान, गौरव, उसके निवासियों को दिए गए किसी भी प्रकार के संवैधानिक अधिकार, इन सब का यदि उल्लंघन या हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में विधि आयोग द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते हैं। और उन कानूनों को भी लागू करने का काम उसे ही दिया गया है
जिसे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू न कर पाने या उसका सही ढंग से पालन न हो पाने की स्थिति में उसे लागू करवाने का दायित्व जिसके पास है, वही विधि आयोग अपराधों के संबंध में भी यह कार्य करता है, जिसे हम अपनी न्यायपालिका या फिर हम इसे अपनी ज्यूडिशियरी के नाम से भी जानते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पिछले 15-20 मिनट से या जितने भी अंतराल से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूं, मैंने आपको बहुत ढेर सारी बातें बता दी, बहुत कुछ ऐसा बता दिया जिसमें से कई बिंदुओं से आप परिचित नहीं हैं, या आप उनसे अगर परिचित हैं भी तो आपने उनको ठीक से समझने का मौका नहीं मिला, आपको, आप उसे समझ नहीं पाए। लेकिन ऐसा कोई मकसद नहीं हमारा। मैं आज आपके सामने बहुत ढेर सारी बातें सिर्फ इस प्रयोजन या इस मकसद से कर रहा हूं कि आपके मन से इस विषय का एक डर निकल जाए। अगर हम लास्ट टाइम जब यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, उस साल जो अपेक्षा थी उन छात्रों की, उन प्रतियोगियों की अपने आप से कि वो इसमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे, और वो छात्र जब चुने नहीं जा पाए तो उनके सामने हताशा और निराशा का एक पूरा दौर दिखाई देने लगा। मैं विशेषकर उन लोगों से अपनी बात रखना चाहूंगा, उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें हताश या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विषय में फिर मैं कहता हूं कि अगर आपने सुनियोजित ढंग से विगत वर्ष के प्रश्नों को देखते हुए अपनी आगे की रणनीति तय की तो आपको यहां कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज आपके लिए यह विषय उसी प्रकार शब्दावलियों के साथ कठिन बना रहेगा जैसे कि इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय होते हैं। इकोनॉमी जैसे विषय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं 1 मिनट का समय आपसे लूंगा। इकोनॉमी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगर अभी लिख कर आ जाए पण्य, तो उनके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पण्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। लेकिन जब मैं यहां लिख देता हूं गुड्स, तो उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि यहां बात वस्तुओं की हो रही है, उन वस्तुओं की जिन्हें हम उत्पादित करते हैं, यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन किसी भी आर्थिक क्रिया या गतिविधि के अंतर्गत किया जाता है, उन सभी वस्तुओं को हम पण्य कहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये एक शब्द हमारे लिए शुरुआत में तो कठिन था, लेकिन जब हम इनके वैकल्पिक शब्दों या अर्थों के बारे में जान रहे होते हैं तब हमें ये विषय या ये शब्द कठिन नहीं लगता। वही चीज आपसे मूल विधि में भी कही जा रही है। यहां पर भी आपको 3 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली सबसे बड़ी बात कि आपको इसकी टर्मिनोलॉजी यानी इसकी शब्दावलियों से या शब्दावलियों के संबंध में जो आपके मन में कोई भय है, अगर कोई डर है तो उसे आप निकाल दें, शब्दावलियों को मजबूत करें। दूसरा, इसके मूलभूत सिद्धांत जो सीधे तौर पर कहां से जुड़ाव रखते हैं, इसके संविधान से, इसकी आपको एक वृहद जानकारी या ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप में एक सोशल न्यूसेंस होना चाहिए। कह सकते हैं आप कि सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति जागरूक होता है, जो व्यक्ति समाज के प्रति जिसमें वो रह रहा है लंबे समय से, उसके प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को समझ रहा है, तो फिर वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता कि वह कानून की नजर में अपराधी बने, कानून की नजर में दंड का भागी बने। ये 3 बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसे पढ़ते समय। और रही बात अगर उन 511 अलग अलग धाराओं की, तो थोड़ा सा आपको रटने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन रटना भी तब होगा जब आप इसे समझ लेंगे। कुछ धाराएं जैसे आप लुसेंट या दूसरे अन्य किताबों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स जैसे विषय को मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र रटने की कोशिश करता है। करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे आसान तरीका आपके लिए यही है कि आप इस करंट अफेयर्स को अपने परिवेश और आसपास की घटनाओं से जब जोड़कर देखते हैं, जब आप इन्हें 5 अलग अलग कसौटियों क्या, क्यों, कब, कैसे और कहां के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं, तब आपको इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह से इस विषय में भी, यानी कि आपकी मूल विधि में भी, जब आपके सामने कोई धारा आती है तो आपको यह जानना होता है कि यह धारा क्या बताती है, या फिर यह धारा कब और किस स्थिति में प्रयोग की जाती है, यह धारा
किस किस व्यक्ति या कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में यह धारा प्रयोग की जा रही है और कहां की जा रही है, तो भी हम इस विषय को सरलतापूर्वक आसानी से समझ जाएंगे और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस विषय में यानी मूल विधि में, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम आपको 30 अलग अलग लेक्चर्स आपको हम उपलब्ध कराएंगे और इन 3 लेक्चर्स में देखिए, मैं यहां पर कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन हैं यहां पर, उदाहरण के तौर पर सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने कहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। इस तरह की शिकायतें आप सबकी हो सकती हैं, लेकिन इसे मैं शिकायत के रूप में नहीं लूंगा। अगर मेरी पहली क्लास में आपको यह विषय 100% समझ में आने लगा, तब तो मुझे इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि मेरा क्या मतलब हुआ, इसका क्या औचित्य रह जाएगा कि मैं आपके सामने यहां खड़ा होकर के और इस तरह के गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करूं। देखिए बेटा, जैसा मैंने आपसे कहा कि यह विषय सही है कि आपने कहा कि कम समझ में आ रहा है, बिल्कुल इसे कम समझ में आना चाहिए। यह तब तक आपके लिए कम समझ में आ रहा है जब तक आप अपने आप को इस विषय से अलग रख करके देख रहे हैं। अलग रखकर देखने से मेरा मतलब यह है कि जब आप अपने आप को एक सामाजिक व्यक्ति, जैसा कि मैकाइवर और पेज जैसे समाजशास्त्रियों ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका अपने समाज के दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन या अंतरक्रिया होती रहती है। और इसलिए इस विषय को पढ़ने से पहले एक बार हमें हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, हमारे चारों ओर जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किए जाने वाले अपराधों के संबंध में लोगों का नजरिया क्या है, या फिर किए गए अपराधों के संबंध में न्यायपालिका किस प्रकार का दंड सुनिश्चित कर रही है, इन सभी बातों पर जब तक हम नजर नहीं रखेंगे, जब तक हम अखबारों का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम पत्रिकाओं का सहारा नहीं ले रहे हैं, तब तक ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी तो पहली क्लास है, मुझसे आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी नहीं है। मैं आपकी क्लास आज पहली बार अटेंड कर रहा हूं, लेकिन आगे मैं करता रहूंगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मुझे कितना बेहतर समझ पा रहे हैं। जैसा कि और लोगों की अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे अभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेरा, और उनकी जो बातें हैं या वो जो कह रहे हैं कि हाँ हमें समस्या आ रही है, हमें शिकायत है या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को एकदम आप रखने के लिए अधिकार रखते हैं, उसको अभी अपने पास रखिए। आज मैं बिल्कुल भी आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, इसे इस रूप में मत देखिए कि मैं आपको मूल विधि पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न तो आपका तब महत्व रखेगा जब आप पढ़ रहे होंगे और तब ये कहें कि सर समझ में नहीं आया, तब मैं अपने शैली में, अपने बोलने के ढंग में, या जो भी विषय वस्तु मैं आपके सामने रख रहा हूं, तब हो सकता है कि मैं उसमें संशोधन करूं। लेकिन आज तो आपको पेन और कॉपी बिल्कुल ही नहीं उठानी चाहिए। आपको केवल यह देखना चाहिए कि आपसे इस विषय के संबंध में जितनी और जो बातें कही जा रही हैं, वो बातें किन किन क्षेत्रों को छू रही हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी जुडिशरी के सामने आपने देखा एक समस्या आई प्रशांत भूषण जी के संबंध में। प्रशांत भूषण जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जनहित याचिका, यानी जिसे आप PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी जनहित याचिका के नाम से, वो इसका व्यापक प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। उनसे कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के पदासीन अधिकारी ने पूछ लिया कि प्रशांत जी, आप जितनी भी याचिकाएं दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी याचिकाएं जनहित याचिकाएं क्यों होती हैं? और इसका अगर ये जनहित याचिकाएं हैं तो क्या आपने इसका ठेका ले रखा है? क्या आप कोई रजिस्टर्ड NGO या कोई ऐसी संस्था है जिन्होंने उन लोगों को जो अपने अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूक नहीं है, उन लोगों को न्याय दिलाने का आपने बीड़ा उठा रखा है? यदि ऐसा है तब तो ठीक है। उस समय प्रशांत भूषण जी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। लेकिन यहां से PIL का एक प्रश्न उठ गया कि नहीं उठ गया? PIL यानी जनहित याचिका, ये कब उठता है,
PIL क्या होता है, इसका प्रावधान किसके द्वारा किया गया, किस स्थिति में जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया जाता है, ये सारे सवाल आपके सामने हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब भी कुछ, जैसे मैंने PIL लिखा, तो PIL क्या है, ये PIL कब बना, इसे बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, और यह कौन या किस व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, साथ साथ कहां प्रयोग में लाया जाता है। जब आप इन 4 बिंदुओं को क्या, कब, कौन और कहां, इस आधार पर अपने प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम इसको बस ऐसे ही एक ब्रॉड वे में कोई शब्द यहां से कोई शब्द वहां से उठा करके लिख दें और ये उम्मीद करें कि ये हमें समझ में आए, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, आज बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आज का आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इस विषय के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि इस विषय को आप तभी बेहतर समझ पाएंगे बेटा, जब आप इस विषय के उद्गम या इस विषय का जन्म कब और किन परिस्थितियों में, किन कारणों से हुआ, जब आप ये समझ रहे होंगे। मैंने आपको तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें भी बताई हैं। अगर आप चाहें तो इन तथ्यात्मक बातों को याद रख सकते हैं, या फिर हम इसे अगली कक्षा में जरूर फिर डिस्कस करेंगे। उदाहरण के तौर पर कि IPC कब आया, IPC बनाने में किस आयोग का सबसे बड़ा योगदान रहा, उस आयोग की स्थापना का प्रावधान पहली बार कब किया गया, चार्टर एक्ट 1833 की धारा संख्या 40 किस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। ये सारे सवाल वहां पर हैं। या फिर लॉर्ड मैकाले की किन किन व्यक्तियों ने मदद की उस आयोग की स्थापना में, ये सवाल भी आपको यहां पर मिला होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बेटा कि वो सब आपको याद ही हो जाए। मैं अपनी अगली कक्षा जब मैं सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ूंगा, तो मैं उन बिंदुओं पर, उस विषय वस्तु पर आपसे दोबारा बात करूंगा, नए सिरे से, सुनियोजित ढंग से। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल घबराइए नहीं, कठिन नहीं, मुश्किल नहीं है। ये तब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जब आप इसके मूल सिद्धांत, इसकी शब्दावली और हमारे परिवेश के प्रति जागरूक बनेंगे। मैं आपसे आगे एक चीज और कहना चाहूंगा। जैसा कि करंट की बात हो रही है, समसामयिकी की बात हो रही है, करंट अफेयर्स या समसामयिकी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी कुछ कक्षाएं जो करंट अफेयर्स पर आधारित होंगी, आने वाले समय में वो कक्षाएं भी आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी। सप्ताह में आपको करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी की 6 कक्षाएं होंगी, और वो सारी कक्षाएं इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित रहेंगी। जैसे आप कोई भी विषय वस्तु अगर उठाते हैं, उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्द या क्लाउड स्टोरेज जैसे शब्द बहुत ज्यादा सुन रखे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड स्टोरेज ये क्या है, ये कब आया प्रकाश में, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कहां किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर अभी हाल ही के दिनों में डेवलप किया गया। तो साइकामोर कैसा कंप्यूटर है, यह हमारे परंपरागत कंप्यूटर से कैसे भिन्न है, इस तरह से हम विश्लेषणात्मक तरीके से जब समसामयिकी का, करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, तो उसका फायदा भी हमें हमारी परीक्षाओं में मिलता रहेगा। मैं अपनी बातचीत को बहुत ज्यादा ना आगे ले जाते हुए इन्हें रोकूंगा, और हमारी अगली कक्षा जब कल होगी तो हम एक नए सिरे से, नए उत्साह और बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि हमने कितना लिख लिया, कितना हमने सीख लिया, कितना नहीं सीखा, सिवाय इसके कि आप उस विषय वस्तु को पहले समझने का प्रयास करिएगा। मेरी मुलाकात आपसे इसी मंच पर आगामी कक्षाओं में होती रहेगी। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।